नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज बात करेंगे रोहिंग्या समस्या के बारे में। समसामयिकी करंट अफेयर्स का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा में आ सकता है, बीपीएससी में भी पूछा जा सकता है। जो 67वीं बीपीएससी होने जा रही है वहाँ ही पूछा जा सकता है रोहिंग्या समस्या और भारत हेडिंग देके। तो रोहिंग्या समस्या एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको अच्छे से देखेंगे। हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे पहले एक बात और कहना चाहेंगे, वीडियो को जो भी पहली बार देख रहे हैं वीडियो पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बात करेंगे रोहिंग्या समस्या के बारे में। रोहिंग्या शरणार्थी संकट म्यांमार से बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, भारत एवं चीन जैसे देशों में रोहिंग्या मुस्लिमों के बड़े पैमाने पर प्रवास को संदर्भित करता है। वर्ष 2016-17 के म्यांमार संकट के पूर्व म्यांमार में अनुमानतः 1 मिलियन रोहिंग्या निवास करते थे। वर्तमान में इनमें से ज़्यादातर आबादी प्रवासी जिंदगी गुजारने को विवश हैं। तो यह रोहिंग्या कहाँ की समस्या है? म्यांमार की समस्या है। 2016-17 में म्यांमार में मिलिट्री वालों ने भी इनको मारना पीटना शुरू कर दिया, काफ़ी नरसंहार होने लगा। तो ये लोग वहाँ से प्रवास कर गए, म्यांमार से बांग्लादेश गए, मलेशिया गए, थाईलैंड गए, इंडोनेशिया और बहुत सारे 40 से 50 हज़ार रोहिंग्या भारत में भी एक डाटा के अनुमान। अब हम बात करेंगे कौन है रोहिंग्या। तो रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन प्रांत में अराकान के नाम से ही प्रसिद्ध है के मूल निवासी हैं। कहाँ के? रखाइन प्रांत या अराकान के। यह 15वीं शताब्दी से इस प्रांत के निवासी हैं। दूसरा, सामूहिक रूप से देखा जाए तो ये मुस्लिम इंडो आर्यन समूह से आते हैं। ये पूर्व औपनिवेशिक एवं औपनिवेशिक प्रवासन का मिलाजुला रूप है। याद कर लेंगे, समझ लेंगे। म्यांमार सरकार का तर्क है कि वह अवैध आप्रवासी हैं जो म्यांमार की स्वतंत्रता तथा बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के पश्चात रखाइन प्रांत में प्रवेश कर गए थे। म्यांमार वाले क्या कहते हैं, जैसे कि जब बांग्लादेशी मुक्ति संग्राम चला तो उस दौरान बहुत सारे बांग्लादेशी मुस्लिम भारत में भी है, लेकिन भारत ने उनको अभी तक अपने यहाँ रखा हुआ है। लेकिन म्यांमार ने ज़्यादा वहाँ पे शक्ति दिखाई। तो म्यांमार सरकार का तर्क है कि अवैध आप्रवासी हैं जो म्यांमार की स्वतंत्रता तथा बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय जो के पश्चात रखाइन प्रांत में प्रवेश कर गए। स्वतंत्रता के समय भी काफ़ी संग्राम हुआ होगा, बांग्लादेश मुक्ति के समय भी संग्राम हुआ, तो उसी के पश्चात रखाइन प्रांत में प्रवेश कर गए। विदित हो कि रोहिंग्या एक राज्य आधारित संगठित नरसंहार के शिकार हैं तथा दुनिया के सबसे उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों में से एक हैं। अगर रोहिंग्या के बारे में एक लाइन में लिखना हो तो रोहिंग्या एक राज्य आधारित संगठित नरसंहार के शिकार हैं तथा दुनिया के सबसे उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों में से एक हैं। म्यांमार के अराकान प्रांत में, अराकान को जरूर याद रखें, अराकान या रखाइन प्रांत को यहाँ पर पाए जाते थे या यहाँ पे रहते थे। अब रोहिंग्या के सम्मुख समस्या जो यहाँ दी हुई ये गलत है। ये हेडिंग होगी ये कौन है रोहिंग्या, उसके लिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो संकट पूर्व इनकी आबादी 1 मिलियन के लगभग थी। संकट जब आया था रोहिंग्या 2016-17 में, उससे पूर्व इनकी आबादी थी 1 मिलियन। रखाइन प्रांत म्यांमार के मूल निवासी 15वीं शताब्दी से निवास कर रहे हैं। 60 में इसको हम लोग ग्राफ में समझ रहे हैं। मूल रूप से मुस्लिम इंडो आर्यन प्रवासी हैं, इतना याद रख लेंगे इस डाटा चित्र के माध्यम से। राज्य आधारित संगठित नरसंहार के शिकार अल्पसंख्यक हैं। म्यांमार के यूनियन सिटीजनशिप एक्ट के तहत नागरिकता से वंचित हैं ये लोग, और बांग्लादेश, भारत, चीन आदि देशों में इनका प्रवेश हुआ है। तो ये रोहिंग्या के सम्मुख जो समस्याएं गलत है। कौन है रोहिंग्या, यहाँ हेडिंग होनी चाहिए। तो संकट की पूर्व आबादी 1 मिलियन, रखाइन प्रांत के मूल निवासी हैं, 15वीं शताब्दी से निवास करते वहाँ पे, मूल रूप से मुस्लिम इंडो आर्यन प्रवासी हैं, राज्य आधारित संगठित नरसंहार के शिकार अल्पसंख्यक हैं। म्यांमार के यूनियन सिटीजनशिप एक्ट जो वहाँ का होता है उसके तहत नागरिक से वंचित हैं ये लोग, बांग्लादेश, भारत, चीन आदि देशों में प्रवेश कर गए हैं। बात करें तो रोहिंग्या, म्यांमार के रोहिंग्या संकट के पूर्व रोहिंग्याओं की जो आबादी थी लगभग 1 मिलियन थी। कई बार इसको हम पढ़ चुके। तो म्यांमार के रोहिंग्या संकट के पूर्व रोहिंग्याओं की कुल आबादी कितनी थी? 1 मिलियन थी। अब क्या है रोहिंग्या संकट, उसके बारे में देखते हैं। तो रोहिंग्या संकट के बीच हालांकि म्यांमार में उनकी वैधानिक स्थिति को लेकर लंबे समय से विद्यमान रहे हैं, परंतु इसका तात्कालिक कारण
10 जून 2012 को उत्तरी रखाइन प्रांत में रखाइन बौद्धों तथा रोहिंग्याओं के बीच हुआ विवाद है। इन रोहिंग्याओं ने बौद्धों को मारना पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद बौद्धों ने फिर एक होकर इनको मारना पीटना शुरू कर दिया, तो फिर इससे इनको दिक्कत हो गई और बौद्धों का साथ वहाँ की मिलिट्री ने भी दिया। इस दौरान आपसी रंजिश के कारण लगभग 88 लोगों की मौत हो गई। ये 2012 की घटना है। थी इनमें से ज़्यादातर आबादी रोहिंग्याओं की थी। वर्ष 2016-17 में म्यांमार की सेना द्वारा रोहिंग्याओं पर हमले शुरू कर दिए गए और काफ़ी मारपीट, हत्या, बलात्कार, छिनैती बहुत कुछ होने लगा रोहिंग्या बस्ती में मिलिट्री द्वारा। इसको एक तरह से निर्जातीय नरसंहार कहा जा सकता है। आगे बात करें तो राज्य आधारित नरसंहार के पश्चात रोहिंग्या का पलायन अन्य देशों की ओर शुरू हो गया। वर्तमान में लगभग 10 लाख रोहिंग्या बांग्लादेश में शरणार्थी की तरह रह रहे हैं। अगर हम बात करें रोहिंग्याओं की वैधानिक स्थिति क्या हो सकती है, तो रोहिंग्या संकट से पूर्व भी रोहिंग्या संकट के पूर्व भी म्यांमार सरकार इनको नागरिक नहीं मानती थी। एक डाटा चित्र में इनको देखते हैं। क्या है रोहिंग्याओं की वैधानिक स्थिति? तो रोहिंग्या के पास वर्तमान में किसी प्रकार का कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं है उनकी सिटीजनशिप को लेके। म्यांमार सरकार द्वारा नागरिकता का प्रदान न किया जाना, सफ़ेद कार्ड धारकों को अस्थायी नागरिकता वोट का अधिकार था संकट के पूर्व, ये भी अब खत्म हो चुका है। सफ़ेद कार्ड भी 2015 में हो जाते हैं रद्द। वर्ष 2014 यूएन द्वारा जनगणना की गई जिसका बौद्धों द्वारा बहिष्कार किया गया। 2014 में यूएन द्वारा जनगणना की गई, बौद्धों द्वारा इसका बहिष्कार कर दिया गया। तो ये है रोहिंग्याओं की वैधानिक स्थिति को लेकर कुछ पॉइंट आप लिख सकते हैं। रोहिंग्या को वर्ष 2015 के पूर्व सफ़ेद कार्ड प्रदान किया गया था। इस कार्ड में वोटिंग का अधिकार प्रदान किया गया था, जो कि वर्ष 2015 में रद्द कर दिया गया। वर्तमान में जब रोहिंग्या म्यांमार के पड़ोसी देशों में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, उनके पास कोई भी वैधानिक दस्तावेज नहीं है। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा म्यांमार में जनगणना करवाई गई, हालांकि बौद्ध मतावलंबियों ने इसका बायकॉट कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या है रोहिंग्याओं के ऊपर, उसको देखते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार म्यांमार की सेना द्वारा रोहिंग्या महिलाओं एवं लड़कियों के साथ बलात्कार एवं दुर्व्यवहार किया गया। ये कौन कह रहा है? एमनेस्टी इंटरनेशनल किया गया होगा। अगर 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया कि रोहिंग्या प्रवासी संकट एक तरह से संगठित नरसंहार का नतीजा है। पश्चिमी अफ्रीका के एक छोटे से देश गाम्बिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक मामला भी दर्ज कराया गया म्यांमार के खिलाफ रोहिंग्याओं की सुरक्षा से संबंधित, रोहिंग्याओं के बारे में, रोहिंग्या समस्या से लेके उससे संबंधित एक मामला पश्चिमी अफ्रीका के छोटे देश गाम्बिया ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ में दर्ज कराया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय क्या आया? निर्णय आया कि म्यांमार सरकार नरसंहार संबंधी साक्ष्यों का संरक्षण सुनिश्चित करे। म्यांमार सरकार यह सुनिश्चित करे कि दोबारा म्यांमार की सेना इस तरह की कार्रवाई ना करे। नरसंहार संबंधी वैधानिक स्थिति को नरसंहार संबंधी कन्वेंशन के तत्वाधान में स्पष्ट करे। रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या को सुलझाने हेतु यथासंभव कारगर कदम उठाए। तो यह सब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय है रोहिंग्याओं से संबंधित। उसके बाद आगे हम बात करें, जनवरी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपना फैसला दिया। इस निर्णय के तहत म्यांमार की चांसलर आंग सान सू की को भी अदालत द्वारा तलब किया गया। रोहिंग्याओं की अगर हम समस्या को देखें डाटा चित्र के माध्यम से, तो नागरिकता के अभाव में शरण का संकट है, खाद्य संकट है, आजीविका का संकट है। जब भाई रहने की ही नहीं समस्या है तो आजीविका क्या करोगे? आपका कोई आवास ही नहीं, अस्थायी आवास होगा तभी कोई आजीविका के लिए सोचेगा। अब आपके पास कुछ अस्थायी नहीं है तो रोहिंग्या कहाँ से आजीविका के बारे में सोचेंगे? तो आजीविका संकट है। शिक्षा के संकट कारण अंधकार में भविष्य। अब जब पहले आवास ही नहीं है, कोई अस्थायी तो नहीं, तो शिक्षा कहाँ से मिलेगी? तो यह भी एक संकट है। गरिमा में जीवन का संकट, जब घर नहीं है तो गरिमा में जीवन कैसे रहेंगे? लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित हैं ये लोग। तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। 6 समस्याएं हैं रोहिंग्याओं की। भारत की इस संबंध में प्रतिक्रिया क्या है? तो गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में इस समय लगभग 40,000 रोहिंग्या निवास करते हैं, जिनको बाहर निकालने का काम चल रहा है। वर्ष 2012 में भारत ने रोहिंग्या संकट से उबरने हेतु $1 मिलियन की वित्तीय मदद भी दी थी म्यांमार को। हालांकि रोहिंग्या प्रवासी संकट को भारत म्यांमार का आंतरिक मामला मानता है।
वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा संसद में जानकारी दी गई कि 40,000 रोहिंग्या या अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों को निर्वासित करने हेतु केंद्र सरकार एक योजना पर कार्य कर रही है। भारत शरणार्थियों पर यूएन कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, इसलिए यूएन द्वारा रोहिंग्याओं को दिया गया रिफ्यूजी स्टेटस भारत हेतु बाध्यकारी भी नहीं है। भारत सरकार कुल मिलाकर रोहिंग्याओं को अवैध प्रवासी मानती है। भारत द्वारा इस समस्या से दूर हटने के कारण भारत का किसी पड़ोसी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करने की अपनी विदेश नीति, इसलिए भारत म्यांमार के आंतरिक मामले इसको बता के उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी जो थी अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल गई है और भारत म्यांमार के बीच वर्तमान में घनिष्ठ संबंध है। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो अवैध शरणार्थियों की समस्या यहाँ नई नहीं है। अवैध शरणार्थियों की ज़्यादातर तादाद पश्चिम बंगाल एवं असम में निवास करती है। भारत सरकार ने इस समस्या से निपटने हेतु नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 एवं एनआरसी जैसे कदम उठाए हैं, हालांकि दोनों ही अभी तक लागू नहीं हुआ है। कुल मिलाकर यह कहना यथोचित होगा कि शरणार्थियों की वैश्विक समस्या को सभी देश बातचीत करके ही सुलझा सकते हैं। इसके लिए व्यापक विचार विमर्श के साथ साथ उस पर अमल किया जाना भी आवश्यक है। तो इसी के साथ रोहिंग्या समस्या संबंधित सारे महत्वपूर्ण फैक्ट, सारे महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें बता दिए गए हैं। आप यहाँ से कुछ भी आएगा आप लिख ले जाओगे, चाहे रोहिंग्या कौन है, चाहे रोहिंग्या और भारत की स्थिति क्या है, कुछ भी आएगा आप इसको बहुत अच्छे से लिख ले जाएंगे। मैं इसमें 5 नंबर से क्वेश्चन आ सकता है, 8 नंबर भी आ सकता है, 16 नंबर भी आ सकता है, 2 नंबर भी क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक से। समसामयिकी की एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी के साथ अंत में इतना कहना चाहेंगे, वीडियो को अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।